हेलो गाइस, वेलकम टू आरटी एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे थे एंड इसके हम यहाँ पर सेकंड पार्ट में आ गए हैं, जहाँ हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा समझो आपका एक बिजनेस है। अब उस बिजनेस में आपको कितना प्रोडक्शन करना है कि आप यहाँ पर ऐसा भी नहीं कर रहे हो कि अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो जो रिसोर्सेज आपके पास है, और ऐसा भी नहीं कर रहे हो कि ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। जिससे क्या होगा, यहाँ पर अगर ह्यूमंस है, लेबर है, तो वो आपका काम छोड़कर चली जाएगी, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है ना। और अगर मशीन्स है तो वो भी जल्दी खराब हो जाएंगी। तो हमें क्या कोशिश करनी है, हमें एफिशिएंट रहना है, बेस्ट अपना यहाँ पर देना है और बेस्ट प्रोडक्शन करना है। तो ओवर या अंडर यूटिलाइजेशन नहीं करना है, सफिशिएंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो इसी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इसी के लिए हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पोर्शन समझाया था, जब हम यहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़ रहे थे, राइट। तो यहाँ पर अब हम इसी पूरी थियरी को थोड़ा आगे लेते हुए चलते हुए समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी थियरी लेट के। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिलेज नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की, तो जैसे ही कोई भी फर्म अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर कोशिश करेगी कि जो भी प्रोडक्ट है मेरा, वो कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस हो जाए। अब यहाँ पर कम कॉस्ट में क्यों प्रोडक्शन करना है, मैंने आपको कॉस्टिंग में भी बताया था कि हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल सेलिंग प्राइस पर नहीं होता। एज कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस रखे हैं, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, वो हमें देखना होता है। तो हम किस पर कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें लोअर कॉस्ट पर यूनिट पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है और इसको यहाँ पर एफिशिएंटली यूज करना होगा। तो हमें यहाँ पर एफिशिएंसी अपनी ग्रोथ के साथ में गेन करते हुए चलना है, एंड यही हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बात करता है। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होनी चाहिए, और इसी को हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहेंगे। चलो, अब एज अ फर्म एक्सपेंड्स इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज किया प्रोडक्शन कैपेसिटी, एफिशिएंसी जो है वो भी आपकी बढ़ रही है, और हम यहाँ पर ज्यादा आउटपुट ले पाएंगे कम यूनिट ऑफ इनपुट पर। ठीक है, साथ में इससे हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोलेंगे। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपका कॉस्ट सेविंग में हेल्प कर रहा है, जब हम यहाँ पर इनपुट्स तो सेम दे रहे हैं, लेकिन उन सेम इनपुट्स पर ही मेरा आउटपुट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो एक हायर लेवल ऑफ आउटपुट हमें लोअर एवरेज कॉस्ट देता है, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो अब यहाँ पर इंक्रीज प्रोडक्शन के थ्रू होंगी। मान लो 1000 रुपीज का इनपुट लगा और 100 यूनिट्स बनी, तो 10 रुपीज पर यूनिट मैं बोल सकती हूँ इनपुट कॉस्ट था। अब 1000 रुपीज के ही इनपुट पर मेरे पास अगर यहाँ पर 150 यूनिट्स जो हैं वो बन जाती हैं, तो फिर मैं क्या बोलूंगी, फिर मैं बोलूंगी कि अब मुझे यहाँ पर एक अच्छा फायदा हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। तो ये 6 समथिंग रुपीज का पड़ेगा मुझे पर यूनिट, जो पहले 10 रुपीज का पड़ रहा था। तो इसीलिए मेरी जो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट थी वो कम हो रही है। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल में भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारा जो यहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, ये हमारा किस तरीके से होगा कि जो फर्म है, ठीक है, उसी के अंदर ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही है, खुद का ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, खुद के मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं, और खुद के लिए यहाँ पर बेटर टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हो सकता है आपने जो रॉ मटेरियल खरीदना था वो आप बल्क में बाई कर इन्वेंट्री में सेव कर लेते हो, तो आपको यहाँ पर कुछ डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। हो सकता है आपने कोई नई टेक्नोलॉजी की मशीनरीज खरीदी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो वो आपका यहाँ पर आउटपुट को बढ़ा देती हैं, या आपका पैसा कम लग रहा है। इसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पर अब आपको सस्ते में लोन्स मिल गए हैं, तो जो फाइनेंस, जो कैपिटल आप रेज कर रहे थे वो आपके लिए सस्ती हो गई, या फिर यहाँ पर जो मैनेजर्स आप अभी लेकर आए हो, हायर कर रहे हो, वो स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स हैं और वो यहाँ पर बहुत ही एफिशिएंट काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट गिर रही है, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है हमारी
वो भी यहाँ पर कम होती जा रही हैं। तो ये जितने भी फैक्टर समझाइए क्या थे, ये यहाँ पर कंपनी के या फैक्ट्री के इंटरनल फैक्टर्स थे, तो इसी को हम यहाँ पर इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल में क्या होगा, जो चीजें आपकी विद इन द सेम इंडस्ट्री लेकिन आउटसाइड योर फर्म जा रही हैं। अब यहाँ पर इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपके पास hyundai भी आ जाएगी, है ना, आपके पास में यहाँ पर वॉक्सवैगन भी आ जाएगी, मारुति सुजुकी भी आ जाएगी, आपकी यहाँ पर BMW भी आ जाएगी, मर्सिडीज भी आ जाएगी, यहाँ पर आपका MG भी आ जाएगी, किया भी आ जाएगी। तो ये सब आपकी जितनी भी कंपनीज हैं, ये अलग अलग फर्म्स हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या हो गई, जहां पर हम कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। तो हमारा इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चेंज आ रहे हैं, कंपनी में चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री में चेंजेस आए हैं तो मेरी एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है। आगे समझ में इतना। चलो अब यहाँ पर हम थियरी वाला पार्ट समझ लेते हैं, फिर मैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज को और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगी। तो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, जब हमारे पास एक फर्म अपनी ग्रोथ अचीव कर रही है, क्योंकि ग्रोथ हमारे फर्म की ही हो रही है। अब ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को कम करता है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर लेता है। अब इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, लोअर पर यूनिट कॉस्ट दैट अ फर्म ऑब्टेन्स। यहाँ पर आप पर यूनिट अपनी जो कॉस्ट है उसको क्या कर रहे हो, उसको आप कम कर दे रहे हो। और वो कैसे होगा, आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लोगे। तो यहाँ पर इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक एग्जांपल के साथ समझे तो लार्ज कंपनीज जो होती हैं उनके पास एप्टीट्यूड होता है कि वो बल्क बाइंग कर रही हैं, जिसकी वजह से उनका जो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट है रिसोर्सेज का, जैसे रॉ मटेरियल्स उन्होंने खरीदे वो रॉ मटेरियल सस्ते में मिले, तो ओवरऑल प्रोडक्शन भी थोड़ा सस्ते में होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उनकी जो सेविंग्स हो रही हैं वो उनको प्रॉफिट्स दिलवाती हैं। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। जो पैसा मैंने बचा लिया इसको या तो इन्वेस्ट कर रही हूँ कंज्यूमर्स के लिए या फिर फाइट कर सकती हूँ ऑन प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर या तो मैंने अपने कॉम्पिटिटर से सस्ता सामान दे दिया, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर मार्केटिंग वगैरह में इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में बल्क बाइंग, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग और मैनेजरियल ये सभी आ जाते हैं। बल्क बाइंग, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, बल्क में खरीद लिया। बल्क में कोई भी सामान होलसेल में आपको कैसा मिलता है, महंगा सस्ता मिलता है, और रिटेल में कैसे मिलता है, महंगा मिलता है, कॉस्टली मिलता है, राइट। तो अब अगर हमें होलसेल में कोई भी सामान यहाँ पर ज्यादा चीपर रेट्स पर मिल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम बल्क बाइंग कर लें। तो जब हमारा ऑर्डर साइज बढ़ेगा, जो हमने यहाँ पर सप्लायर को ऑर्डर दिया है अपने रॉ मटेरियल के लिए, वो हमें सस्ते में सामान दे रहे हैं, तो हमारी जो बार्गेनिंग पावर है वो यहाँ पर बढ़ जाती है ओवर द सप्लायर्स, और हम अपने लिए इनपुट जो है वो डिस्काउंट पर परचेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लोअर हो जाता है। दूसरा आता है टेक्निकल इकोनॉमीज। तो टेक्निकल इकोनॉमीज क्या है कि जब फर्म यहाँ पर अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रही है तो ये एडवांस मशीनरीज या बेटर टेक्निक्स यूज कर रही है प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए। तो फर्म यहाँ पर मास प्रोडक्शन टेक्निक्स को यूज कर क्या कर रही है, एक ज्यादा एफिशिएंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगी। मैंने बहुत अच्छी मशीनरीज ऑर्डर करी, या फिर मैंने एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर ले लिया। अब एआई क्या कर रहा है, एआई यहाँ पर जो 10 लोगों का काम था कहीं ना कहीं मुझे मेरे लिए 2 से 3 लोगों का काम बना दे रहा है ना। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लेकिन लॉन्गर टर्म बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो यही हमारी टेक्निकल इकोनॉमीज है। सबसे बेटर एग्जांपल आज की दुनिया में एक यहाँ पर आपके लिए रोबोट्स का या फिर इसका ही रहेगा, जहां आपको इतना बड़ा फायदा देखने के लिए मिल रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि एक बिगर फर्म जो होती है वो R&D में करती है इन्वेस्ट। चाइना और इंडिया में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है, चाइना जो है वो अपने R&D पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बेनिफिट जो है ऑफ कोर्स लॉन्गर टर्म में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अब वो यहाँ पर क्या करता है, वो इन बेनिफिट्स को रीप कर पा रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट इंडिया, जो हम यहाँ पर पॉइंट्स में, ठीक है, पॉइंट इतना परसेंट अपना इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर चाइना 4 से 5% डालेगा तो हम 0.05% डालेंगे, ठीक है। ये हमारा हाल है, इसी वजह से हम लॉन्ग टर्म में उतने एफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज। अब फाइनेंशियल इकोनॉमीज में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे छोटे बिजनेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा रिस्की होते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इनको अब अपने लिए क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड तैयार करना है। देखो बैंक क्या करता है, बैंक से अगर आप लोन लेने जाओगे वो आपसे बोलेगा एज एन इंडिविजुअल
टेल मी व्हाट इज योर क्रेडिट स्कोर। आप बोलेंगे मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो भी यहाँ पर बना ही नहीं है क्योंकि मैंने आज तक लोन नहीं लिया। तो फिर बैंक आपको महंगे में लोन देगा, जितना ज्यादा रिस्क उतने रिटर्न्स। तो यहाँ पर बैंक के लिए चीज होगी तो बैंक आपको महंगा लोन देता है, उसको आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री है तो उसे सस्ते में लोन मिल जाएगा, सस्ते में लोन मिलेगा तो यहाँ पर वो सस्ते में कैपिटल रेज कर पा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ सेविंग्स हो गई जिसको वो एक प्रॉफिट की तरह भी शो कर सकता है और उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकता है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई देखो, जब हमारे पास में स्मॉलर फर्म्स हैं तो इनके लिए मुश्किल है कि ये फाइनेंस रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स पर ले पाए, लेकिन लार्जर फर्म्स को पोटेंशियल लेंडर्स आराम से मिल जाते हैं। तो इस कैपिटल को ये यहाँ पर फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं और लोअर एवरेज कॉस्ट पर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पार्ट, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हमारा जो मार्केटिंग फंक्शन है वो एक सर्टेन कॉस्ट पर होता है और ये जो कॉस्ट है इसमें एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस आते हैं, हायरिंग, सेल्स, एजेंट्स, ये सब आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉस्ट हैं जो कि फिक्स्ड हैं और फर्म अपने एक्सपेंड जब कर रही है तो अपनी खुद की कैपेसिटी में करेगी। तो ये मार्केटिंग कॉस्ट जो है, ठीक है, इसको यहाँ पर स्प्रेड करती है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये हमारी लो एवरेज टोटल कॉस्ट का हिस्सा होगी। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, मार्केटिंग अब आपको पता है थोड़ा महंगा होता है ना। तो अगर हमें मार्केटिंग करनी है तो हम यहाँ पर कुछ कॉस्ट हमारी कैसी है, फिक्स्ड कॉस्ट है, और यहाँ पर कुछ कॉस्ट हमारी क्या होंगी, वो रेंज के अकॉर्डिंग वेरी करेंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है इनको हम यहाँ पर मल्टीपल रेंजेस में यूज कर लें जिससे हमें एवरेज यूनिट कम कॉस्ट कम पड़े। ठीक है, चलो देन आता है मैनेजरियल। जैसे मैंने बोला था मैनेजरियल एक्टिविटीज यहाँ पर स्पेशलाइज्ड हो गई। फर्म्स यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे अपने मैनेजमेंट को स्मॉल डिपार्टमेंट्स में और स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बिजनेस में स्पेशलाइज करेंगे। स्पेशलिस्ट मैनेजर्स यहाँ पर ज्यादा एफिशिएंट वे में काम करते हैं, ज्यादा एक्सपर्टीज होती है, नॉलेज होती है, क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो मैनेजरियल कॉस्ट जो है वो हमारी स्केल ऑफ प्रोडक्शन के प्रपोर्शन में जो है कम हो जाती है एंड यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम अचीव कर लेते हैं। अब आता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जैसा मैंने बताया हम इसको विद इन द इंडस्ट्री लेकर चलेंगे, नॉट विद इन द फर्म, राइट। तो यहाँ पर आपके पास में इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन जो कि एक फर्म अचीव कर रही है क्योंकि ग्रोथ यहाँ पर ओवरऑल इंडस्ट्री की हो रही है जिसमें कि फर्म ऑपरेट करेगी। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, ये यहाँ पर ट्रांसपायर कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ फर्म विद इन एन इंडस्ट्री। तो जब किसी भी इंडस्ट्री का स्कोप ऑफ ऑपरेशंस एक्सपेंड करेगा तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पर आपके अचीव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अगर आपको एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क क्रिएट करना है तो एक सब्सिक्वेंट फॉल आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ फर्म में देखने के लिए मिलेगी जो कि विद इन द इंडस्ट्री ऑपरेट हो रही है, जिससे कि यहाँ पर एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको देखने के लिए मिलेगा। आपने क्या किया, एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को क्रिएट किया। क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा क्रिएट हो गया, आपने ट्रांसपोर्टेशन में जैसे ट्रक्स वगैरह होते हैं, है ना, तो यहाँ पर अगर अच्छे से नेटवर्क आपका क्रिएट हो गया है तो ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो कम हो गई। और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम हो गई है तो यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री को फायदा होगा तो फर्म को भी फायदा होगा, जिससे एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम अचीव कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमारी रोड्स इंप्रूव हो गई, रेलवेज हमारे नेटवर्क्स अच्छे हो गए, लॉजिस्टिक्स हमारा अच्छा हो गया। अभी मैंने हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ठीक है, उसमें हमारे जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो रहा है। तो इसीलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा कम हो जाता है तो ओवरऑल हमारे जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर स्किल्ड लेबर है, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री में क्योंकि स्किल्ड लेबर है तभी तो वो इतनी बूम पर है एंड इसीलिए यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो कोडिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके साथ में इंडस्ट्रीज भी कोलैबोरेट कर यहाँ पर क्या कर रही हैं, अपने एम्प्लॉयज को और ज्यादा ट्रेन कर रही हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। इसके अलावा सपोर्ट अगर हमें बाकी रिलेटेड इंडस्ट्रीज से मिल रही है, फॉर एग्जांपल अगर स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर अपने रेट्स कम कर लेती है, अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेती है, तो अगर कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उससे फायदा होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। अगर मान लो यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स जो है इनकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है,
तो टेक्सटाइल मिल्स की ग्रोथ से क्या होगा, जो डाइंग हो रही है कपड़े की, जो फैब्रिक बनकर आता है उसकी डाइंग होती है ना, स्टेशन मास्टर करते हैं, तो वो जो डाइंग होगी वो यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, वो भी बढ़ती जा रही है। पैकेजिंग के लिए भी काम बढ़ता जा रहा है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को भी यहाँ पर काम मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या कहते हैं कि इनपुट कॉस्ट फिर सबकी कम होगी। तो हमारे पास तीन कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, याद हो गया। एक तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, दूसरा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हो गया, और यहाँ पर तीसरा सपोर्ट फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज। ठीक, चलो व्हाट इज द डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल समझने के लिए हमें क्या समझना होगा कि जब हमारे पास कोई भी चीज अगर बड़ी है तो वो हमारे पास अच्छी नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना, बिगर इज द बेटर। तो यहाँ पर क्या है, बिगर इज इनटू बेटर। समझ में आया। तो यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारी बढ़ जा रही है अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब मैं एक्सपेंशन कर रही हूँ और मेरी कॉस्ट एवरेज बढ़ रही है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनएफिशिएंट वे में मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, लेबर यहाँ पर इनएफिशिएंट है, या फिर हमारे पास में अदर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अदर फैक्टर्स हो सकते हैं कि रॉ मटेरियल की डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे सेमीकंडक्टर्स का मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, स्किल्ड लेबर की डिमांड ज्यादा हो गई, पोल्यूशन और डिस्पोजल कॉस्ट लगाने लग गई है गवर्नमेंट, जैसे सिंगल प्लास्टिक हमने देखा था, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दी गई थी, और यहाँ पर एक्सेसिव मार्केटिंग कॉस्ट हो गई। तो अभी इसको समझते हुए चलेंगे अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, जब डिसएडवांटेज आ रही है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है फर्म की कैपेसिटी का, और यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो आपकी यहाँ पर क्या शो करेगी, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसको हम कैटेगराइज करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज में। अब ये डिसइकोनॉमीज के स्केल्स में हमारे पास दो हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होगा, जब एक फर्म यहाँ पर क्यों डिसइकोनॉमी यहाँ पर रेफर कर रही है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है इसकी फर्म की, और ग्रोथ हो रही है तो इसके लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे, लेबर मैनेजमेंट यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर रहा, जिससे कि जो इनका ILRAC था, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, वो बढ़ता जा रहा है। तो मैनेजमेंट जब इनएफिशिएंट है और फर्म ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया एंड कंट्रोल एंड प्लानिंग अच्छी हुई नहीं, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट किया गया है लोअर लेवल पर्सनल्स के पास में, और क्योंकि इनके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं है तो लोअर आउटपुट हायर कॉस्ट पर मिलेगा। लेबर इनएफिशिएंसी में जब फर्म एक्सपेंड कर रही है अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को, तो वर्क एरियाज यहाँ पर ज्यादा क्राउडेड हो जाते हैं, है ना। हमने क्या देखा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी मुझे बढ़ानी है, अब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आ गए, अब ज्यादा लोग आ गए तो इतनी भीड़ भाड़ हो गई, लोगों को काम ही नहीं ठीक से हो रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पर जो ओवर स्पेशलाइजेशन हो गया या डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, उससे ओवर डिपेंडेंस हमारे वर्कर्स पर बढ़ गई, और लेबर एब्सेंटिज्म, लिथार्जी, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सर्विसेज, ये कॉमन होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से LRAC हमारा अगेन बढ़ रहा है। जैसे अब लेबर आएगी नहीं तो नए लोगों को हायर करो, उन्हें ट्रेन करो, सिखाओ, उनकी उतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं है, तो LRAC बढ़ गया। देन आता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज क्यों आ रही है, क्योंकि फर्म्स जो हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और इससे ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर क्योंकि डिमांड जो है रॉ मटेरियल्स की वो भी बढ़ गई, उसके बढ़ने से जो प्राइसेस हैं रॉ मटेरियल्स के वो बढ़ रहे, सप्लाई यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, डिमांड क्या हो रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर प्राइसेस जो है डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ के अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगे, और बढ़ने से क्या होगा, ओवरऑल हमें लॉस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देन आता है यहाँ पर कंसंट्रेशन हुआ, इंक्रीज हुई डिमांड की, स्किल्ड लेबर की। अब स्किल्ड लेबर यहाँ पर क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो लोग यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हायर सैलरीज देना चाहेंगे उन लोगों को, अब हायर सैलरीज देना चाहेंगे तो लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ गई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो यहाँ पर अगेन हमारे लिए एक लॉस होगा। तीसरा आता है कि भाई गवर्नमेंट अलग अलग यहाँ पर आप देखते हैं सेस लगा देती है, अलग अलग टैक्सेस लगा देती है ना, तो प्रॉब्लम हमें वेस्ट डिस्पोजल की है कि भाई इसको डिस्पोज कैसे करें, उसके लिए अलग पैसा जा रहा है, और हो सकता है अलग अलग टैक्सेस तक लग जाएं, तो हमें एक्सपेंसिव वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स यूज करने पड़ रहे हैं या रिसाइकलिंग मेथड्स यूज करने पड़ रहे हैं, जिससे लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारा बढ़ जाता है। और अगर फर्म्स यहाँ पर एक ही इंडस्ट्री में कंसंट्रेटेड है तो एक्सेसिव नीड करनी होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स करें। अब आप देखते हैं आज के टाइम में जो एडटेक्स है वो अपने कोर्सेज के दाम बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं,
क्या उनके टीचर्स एकदम स्पेशलाइज्ड आ गए हैं? हाँ, आ गए हैं, लेकिन क्या उतने ज़्यादा यहाँ पर जो रेट्स हैं वो बढ़ने चाहिए? वो लोग मार्केटिंग कितनी कर रहे हैं? हाउ मेनी मेल्स यू आर गेटिंग ऑन योर फ़ोन? हाउ मेनी टाइम्स अ वीडियो फ्रॉम देयर ऑर्गनाइजेशन पॉप्स अप ऑन योर फ़ोन? क्यों? क्योंकि वो लोग उसमें प्रमोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे? प्रोडक्शन में हम देखेंगे कि भाई जो अमाउंट ऑफ आउटपुट है, जो हमारी गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट और टेक्नोलॉजी पर बढ़ रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। अब प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं फिजिकल यूनिट्स में, कितने इनपुट पर कितना आउटपुट बन रहा है, वही हमें क्या बताता है? यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो चाहिए होता है। अगर हम यहाँ पर इनपुट्स को यूज करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करें, जिसमें कि हमें ये पता चले कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमें मैक्सिमम आउटपुट दे पा रहा है। और यहाँ पे ये काम कौन कर कर देगा? प्रोडक्शन फंक्शन कर कर देता है, जिसमें हम एफिशिएंट यूज ऑफ अवर इनपुट्स करने की कोशिश करेंगे। कितनी लेबर यहाँ पर कितनी मशीनरी पर चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, कौन सी मशीनरी बेस्ट रहेगी, तो यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी है। तो अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो भी आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशन पर बढ़ेगा। एंड अगर ये फैक्टर्स हम चेंज नहीं करते हैं तो आउटपुट चेंजेस जो है वो हमारे फिक्स फैक्टर्स कहलाते हैं। तो ये इनपुट्स हमारी कैसे हो रही है? चेंज हो रही है, वेरी कर रही है डायरेक्टली विद द आउटपुट। देन आता है शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट क्या होता है? यहाँ पर आपकी स्मॉल बेकरीज यूज हो रही है। जैसे कि मान लो आपने क्या खरीदा? आटा खरीदा, ठीक है, फ्लोर आपने खरीदा, फ्लोर खरीदा आपने। क्यों खरीदा? यहाँ पर आपने उसको खरीदा ताकि आप यहाँ पर उसको यूज करो और क्या बना रहे हो? जैसे मान लो आप बेकरी है तो आप कुकीज बना रहे हो, राइट? तो अगर आटा खरीदने कोई छोटी बेकरी जाएगी तो रेट ज्यादा लगेगा कम लगेगा? रेट ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा रेट? क्योंकि यहाँ पर उसको महंगा देगा शॉपकीपर, है ना, बल्क में नहीं खरीद रहा, कम प्राइस ले रहा क्वांटिटी। अगर कोई मीडियम खरीदेगा तो मीडियम में उसको कंपैरेटिवली स्मॉलर वाले से सस्ता रेट मिल जाएगा। और कोई बड़ी बेकरी खरीदेगी तो यहाँ पर वो कहेगा हमारे यहाँ से सामान लो, हम आपको और कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं जो हम किसी को नहीं देते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल जो है वो तो हमें सस्ता मिल रहा है, राइट? लेकिन अब स्मॉल बेकरी आपकी क्या है? यहाँ पर जैसे एक हस्बैंड वाइफ ने खोल लिया, सिबलिंग्स ने खोल लिया, पेरेंट्स ने यहाँ पर खोल ली किसी के, या बच्चों ने और पेरेंट्स ने मिलकर खोल ली, तो यहाँ पर हाई कॉस्ट पर यूनिट हमें देखने के लिए मिलती है, जहां पर पूरी पूरी फैमिली आपकी इन्वॉल्व हो गई। अगर मीडियम बेकरी की बात करें तो यहाँ पर हम लार्जर अवंस यूज करेंगे। जो पुराने अवंस हम स्मॉल में यूज कर रहे थे उससे थोड़े बेटर अवंस यूज करने लगेंगे। और टेक्निकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट थी वो हम कम हो गई कुकीज की। अगर बात करें हायर वाली की, बड़ी वाली बेकरी की, तो मेरे लिए रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, लेकिन स्टाफ बहुत ज्यादा हो गया, इन्हें हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रही, वेज कॉस्ट हमारी हाई हो गई है और हमारे ऑर्डर्स में डिले है। तो जो कॉस्ट है मेरी ब्रेड की या फिर मेरी कुकीज की वो भी बढ़ जाती है। आया समझ में? तो अगर स्मॉल बेकरी है तो क्या होगा? हायर पर यूनिट कॉस्ट होगा। अगर कॉस्ट यहाँ पर मीडियम बेकरी है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एफिशिएंटली कंपैरेटिवली काम कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर डील कर रहे थे, चाहे वो हम अपने आटे के साथ चाहे कुकीज के साथ में। और अगर हम तीसरा कॉन्सेप्ट लेकर चले, जब वेरी लार्ज बेकरी थी तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में बहुत ज्यादा मैनेजमेंट डिफिकल्ट होता जा रहा था, तो हमारी कॉस्ट जो थी पर यूनिट वो भी बढ़ती जा रही थी। इसी को हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। तो शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट में फर्म्स जो है वो अपने सभी इनपुट्स को वेरी नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। और या फिर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को तो हम क्या देख रहे हैं? वेरिएबल फैक्टर्स हैं ये और आउटपुट है। लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट में हमारे पास ये सेम प्रपोर्शन में बदल जाते हैं। टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो टोटल प्रोडक्ट आपका क्या होता है? यहाँ पर जो आउटपुट हमने टोटल अपना प्रोडक्शन किया है, अलग अलग इनपुट्स हमने लगाए होंगे, अलग अलग यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स यूज कर जो टोटल प्रोडक्शन हमारा आया, बाकी इनपुट्स हमारे कांस्टेंट रहे, एंड इसे हम टोटल रिटर्न्स या फिर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोल देंगे। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? एवरेज रिटर्न जो हमें मिल रहा है जब हम आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट लेंगे। अब यहाँ पर एक बार 10 वेरिएबल इनपुट था, एक बार 12 था, एक बार 15 था, राइट? अब इसमें हमारे पास मान लो 100 यूनिट्स बनकर आई, इसमें हमारे पास 70 यूनिट्स बनकर आई,
इसमें हमारे पास में अगेन यहाँ पर बढ़ गया प्रोडक्शन 85 यूनिट्स बनकर आई, तो मैंने क्या करना है, सबका एवरेज निकालना है, तो ये एवरेज प्रोडक्ट कहलाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था कि यहाँ पर जो आउटपुट है पर यूनिट वो आपका कितना बदलेगा अगर मैं अपने इनपुट्स में कोई एक यूनिट का चेंज ले आती हूँ, तो ये बन गया मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, जब वेरिएबल इनपुट का एक यूनिट बढ़ेगा तो हमारे पास हमारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ जाता है। ऑल यूनिट्स हमारी इनपुट कांस्टेंट है। बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि आप अगर इनपुट अपने बढ़ा रहे हो तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ता है। ठीक, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर वेरिएबल यूनिट्स बढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अच्छा, ये आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा आई होप। अभी आपको इसमें कोई भी चीजें डिफिकल्ट नहीं लग रही होंगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि आपने यहाँ पर क्या किया, आउटपुट को बढ़ाया मोर देन यहाँ पर आपने इनपुट्स को बढ़ाया, तो थोड़े कम इनपुट्स आपने बढ़ाए लेकिन बहुत ज्यादा आउटपुट बढ़ा। कांस्टेंट रिटर्न्स में क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट हमारी कांस्टेंट है, और अगर यहाँ पर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो हमारे पास में जो रिटर्न्स हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं ओवर द टाइम। तो अब इस लॉ में जैसा आप देख सकते हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर्स की। फैक्टर्स कौन से, इनपुट फैक्टर्स है ना, और ये वेरिएबल प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे कोई भी एक वेरिएबल है ना, मतलब कोई भी एक आपका इनपुट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी लेबर हो गई, तो अगर आपने लेबर बढ़ा दी लेकिन आपने रॉ मटेरियल मशीनरी इसको कांस्टेंट रखा, तो आपका जो आउटपुट है वो भी क्या बोल रहे हैं कि वो आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा, और वो कैसा बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा होगा, फिर ये डिक्रीजिंग रेट पर आएगा, और फिर ये यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रोडक्शन जो है वो आपका फाइनली गिर जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हमारे पास में ये जो पूरा लॉ है ये वर्क करता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। मानकर चलो आपके पास में 1 एकड़ की जमीन है, ठीक है, 1 acre ऑफ लैंड यू हैव, दैट इज अ फिक्स्ड पोर्शन, एंड नाउ आप इस पर कुछ लेबर को बढ़ा देते हैं। अब लेबर कैसे बढ़ रही है, मान लो पहले जो लेबर की यूनिट्स थी वो 1 थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और देन यू कम्स टू 6। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में यहाँ पर जो आपका टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्शन में भी अब आपके चेंजेस आएंगे। तो हमने क्या देखा था कि इनिशियली ये बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर किस रेट पर बढ़ रहा है, आपके इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है ना। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया। फिर क्या होगा, फिर ये आपका डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा, और डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ने के बाद में इसके बाद में क्या होगा, ये फाइनली डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट देखूं तो क्या होगा, एमपी आपका 20 में से, अगर आपका यहाँ पर पहले तो 5 ही आएगा, 20 में से 5 गए तो 15, 32 में से 20 गए तो 12, फिर आपका ये 8, फिर 8, और उसके बाद में ये -5। ठीक है, सॉरी ये 0 हो जाएगा, तो इसके बाद में ये आपका -5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटर्न्स आपके जो हैं वो अभी ऑफ कोर्स सेम ही रहेंगे, आपका लेबर सेम है, देन ये आपके रिटर्न्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। बढ़ने के बाद में यहाँ पर आपके डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, राइट, परसेंटेज आपकी कम हो गई, फिर और ज्यादा कम हो गई, इसके बाद में ये फर्दर डिक्लाइन कर जाती है और नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनता है, इस तरीके से हमारे पास में पूरा का पूरा जो कर्व है वो भी बनेगा। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव कर्व बनेगा। तो कॉन्वेक्स याद रखना क्या होता था, स्टीपली अपवर्ड बढ़ रहा होता था, और कॉनकेव कैसा होता था, ये आपका डाउनवर्ड बढ़ता था। तो पहला कर्व कौन सा बनेगा, आपका स्टीपली अपवर्ड जाएगा, और फिर कौन सा बनेगा, कॉनकेव बनेगा, जो कि आपका बाद में डाउनवर्ड आ जाएगा। आगे समझ में, चलो अब आ जाते हैं, और उसके बाद ये क्या करता है, डिक्लाइन कर जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम देखेंगे कि जो रिटर्न टू ऑफ फैक्टर है वो क्या है कि राइज अगर टोटल प्रोडक्ट में हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई एक फैक्टर हमारा बढ़ा और बाकी फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ द फर्म डिस्प्लेज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इन द शॉर्ट टर्म, जहां एक इनपुट हमारा वेरिएबल है और अदर इनपुट्स हमारे फिक्स्ड हैं, मतलब एक इनपुट हमारा चेंज हो रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलती है, ये बोलती है कि जब हम इंक्रीज करेंगे क्वांटिटी ऑफ केवल वन इनपुट, जैसे हमने लेबर बढ़ाई
तो बाकी इनपुट्स हमारे अगर फिक्स्ड हैं तो टोटल प्रोडक्ट पहले बढ़ेगा इनिशियली, फिर इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा था, देन ये डिक्रीज होना शुरू होगा, इंक्रीज होगा मतलब डिक्रीजिंग रेट पर। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ा है, पहले 20 था 32 हो गया और फिर 40 हो गया, लेकिन ये कैसे रेट पर बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये हमारा एकदम ही नेगेटिव रेट पर आ जाएगा और एकदम डिक्लाइन कर जाएगा। तो एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो चेंज है हमारे टोटल प्रोडक्ट में और हमारे यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट में, उनको हम 3 फेजेस मिलेंगे, जब टीपी भी बढ़ रहा है और इंक्रीजिंग रेट पर है और एमपी भी बढ़ रहा है। फिर टीपी आपका डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा और एमपी आपका डिक्रीज होना शुरू करेगा और ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा एमपी, अभी नेगेटिव तो हुआ ही नहीं। बाद में हमारा टीपी गिर जाएगा, एमपी हमारा 0 और 0 से नेगेटिव आ जाएगा। तो अजम्पशंस हम क्या क्या लेकर चलते हैं जब हम यहाँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लेकर चलेंगे। तो हमारे पास क्या क्या अजम्पशंस थे, सबसे पहले तो शॉर्ट रन में ये ऑपरेट कर रहा है क्योंकि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल और फिक्स लेकर चल रहे हैं। फिर हमारी ये सभी फिक्स फैक्टर्स पर चलेगी, जैसे कि लैंड हो गया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको कॉम्बिनेशन देती है अलग अलग वेरिएबल यूनिट्स का फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ में, 1 यूनिट लेबर की, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, राइट। फिर जो लॉ है वो आपकी प्रोडक्शन सेक्टर पर अप्लाई हो रही है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है। आप इम्पैक्ट देख रहे हो कि आपके आउटपुट में कितना इम्पैक्ट आएगा जब आप कोई भी एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास एक सर्टेन पॉइंट आएगा जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। और ये जो लॉ है ये यहाँ पर अज्यूम करिए कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका कांस्टेंट रहेगा, जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ पर इफेक्टिव माने जाएंगे, टोटली इफेक्टिव फैक्टर्स हैं। आगे समझ में। अब ये देखो आपका डायग्राम, तो डायग्राम आपका कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर आपका ये कैसे बनेगा, आपका ये यहाँ पर जा रहा है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में क्या था, स्टीप स्लोप है आपका, स्टीपली अपवर्ड जा रहा है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये आपका डाउनवर्ड आना शुरू करेगा और कॉनकेव शेप ले लेगा, ठीक है। समझ में आ गई किस तरीके से आपके जो डायग्राम्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। अब इसी में आपको 2 चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी, जिसमें आप अब पढ़ोगे आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट। तो अब हम वो भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। अब ये वाले रिटर्न्स का आपको स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 समझ आ गया। जब डिक्लाइन हुआ, इंक्रीजिंग रेट पर प्रोडक्शन बढ़ रहा था, डिक्रीजिंग रेट पर प्रोडक्शन बढ़ रहा था, या आउटपुट यहाँ पर इनपुट ऑफ लेबर आपकी बढ़ती जा रही है। टीपीपी देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, फिर 0 पर आया और 0 के बाद में डिक्लाइन होकर नेगेटिव पर आ गया, ठीक। चलो अब यहाँ पर आपके लिए अलग अलग वेरिएबल फैक्टर्स के अमाउंट, आउटपुट दे रखे हैं और आपकी स्टेजेस बता रखी हैं। तो फेजेस यहाँ पर देखेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, तो इनिशियल स्टेट में हर एक वेरिएबल कंपोनेंट जो है वो टोटल प्रोडक्शन को बढ़ा रहा था, तो यहाँ पर हमारा एमपी बढ़ रहा था और टीपी बढ़ रहा था। तो इसीलिए इनिशियल वेरिएबल इनपुट क्वांटिटी जो है वो हमारी काफी छोटी थी, 1 2 3 4 5 6, तो एक ही यूनिट से बढ़ाया था हमने यहाँ पर, है ना। तो ऐसे में क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है और एफिशिएंट यूज हो पा रहा है फिक्स्ड इनपुट का ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर लेबर जो है वो 5 यूनिट्स हमें सरप्लस की दे रही थी, जैसा हमने अपना पूरा का पूरा टेबल पढ़ा था। और हमारे पास में क्या होगा, जब हमारे पास 2 लेबर्स थी, यहाँ पर एक लेबर थी 5 यूनिट्स बनाकर दे रही थी, अब हमारे पास 2 लेबर्स थी, हमने 1 यूनिट और एक्स्ट्रा लेबर की बढ़ा दी, तो हमारे पास 20 यूनिट्स बनकर आ रही थी, जिसका क्या मतलब था कि जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ रहा है और ये अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा, जिसके बाद में फेज 1 जो है वो एंड होगा, शुरू होगा। मैक्सिमम पॉइंट हमारा कौन सा है, ये है। इसके बाद में फेज 1 खत्म हो गया, अब फेज 2 में डिक्लाइनिंग रेट पर हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा था। फिर ये क्या हुआ, इसके बाद में ये नेगेटिव आया और नेगेटिव के बाद तो हमारा यहाँ पर ये एंड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एमपी हमारा राइज कर रहा है अंटिल ये यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाए, जिसमें हमारा एंड होगा फर्स्ट फेज का, और टीपी जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जब ये इस तरीके से बढ़ रहा था और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू कर रहा था, है ना।
तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बढ़ रहा था आपका जो स्लोप था। तो आप क्या देख रहे हो, एट अ पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ टीपी कर्व चेंजेस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां से ये नीचे आना शुरू करेगा। तो टीपी हमारा क्या कर रहा है, वो यहाँ पर आपका इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पर, फिर डाउनवर्ड मूव करने लगेगा और इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट पर। ठीक, फेज 2 कौन सा है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो टीपी आपका इंक्रीज कर रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब हर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आपका जो है सेकंड फेज में वो इंक्रीज करेगा और आउटपुट आपका अब यहाँ पर लेस या स्मॉल यूनिट से बढ़ रहा है। ठीक, जिसमें कि जो वेरिएबल फैक्टर है वो आपका इंक्रीज होगा, एमपी आपका डिक्रीज होगा, टीपी आपका यहाँ पर राइज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन अब उतना नहीं बढ़ रहा जितना पहले बढ़ रहा था, फेज 1 में बढ़ रहा था। तो जो प्रेजेंस है फिक्स्ड यूनिट्स की वो क्या होगी, आपकी डिक्लाइन दिखाएगी वेरिएबल इनपुट में। तो जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है तो टीपी आपका मैक्सिमम है 40 यूनिट्स पर, और फिर यहाँ पर आपका सेकेंड फेज एंड पर आ जाता है और आप क्या हुआ, आप 35 पर आओगे। तो यहाँ पर आपका जो टीपी था वो मैक्सिमम है ना। इसके बाद में ये फेज आपका एंड कर गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड फेज हाईली इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रैशनल प्रोड्यूसर जो होगा वो कोशिश करेगा कि वो इस टाइम पर प्रोडक्शन करे और एमपी और टीपी जो है वो उसके पॉजिटिव बने हर एक वेरिएबल फैक्टर में। फिर थर्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर हम डिक्लाइनिंग रेट पर आ रहे हैं, यूज ज्यादा करेंगे वेरिएबल फैक्टर्स, लेबर हमारी अब बढ़ गई, एमपी हमारा नेगेटिव हो गया, स्टेज हमारी नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहलाएगी। जब हमारा वेरिएबल इनपुट अगर हमने एक भी यूनिट से बढ़ाया तो यहाँ पर हमारे पास में ग्रेटर डिफरेंस क्रिएट होगा विच कॉजेस टीपी टू डिक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी कंपनी डेलिबरेटली डिसाइड करती है कि वो अब इस फेज में ऑपरेट नहीं करेगी। तो सिग्निफिकेंस क्या है इन तीनों स्टेजेस का, पहले स्टेज में हमने देखा कि जो प्रोड्यूसर है वो आपका ऑपरेट नहीं कर रहा। इस स्टेज में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा था। टोटल प्रोडक्ट क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल फैक्टर था उसमें इंक्रीमेंट हो रहा था। तो प्रोड्यूसर अब ज्यादा यूनिट्स यहाँ पर वेरिएबल की इंप्लॉय कर रहा है ताकि एफिशिएंटली अपने फिक्स फैक्टर्स को यूज कर पाए। जो 1 एकड़ का जमीन था उसमें उसने ज्यादा लोगों को लगाया ताकि वहां पर जो बेस्ट यूटिलाइजेशन वो कर पाए। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर हेंस द प्रोड्यूसर वुड प्रेफर टू नॉट स्टे अप इन स्टेज 1 बट विल ट्राई टू एक्सपेंड फर्दर। ठीक है, देन आता है आपका स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होगा, कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर अवॉइड करेगा कि जो फर्स्ट और थर्ड स्टेजेस हैं प्रोडक्शन की, और यहाँ पर वो अपनी स्टेज 2 में काम करना चाहेगा जहां पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। धीरे धीरे रिटर्न्स जो है वो कम होते जा रहे थे लेकिन आपके इंक्रीज हो रहा था टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, और ये आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट स्टेज ऑफ ऑपरेशन है फॉर अ प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। अब अगर यहाँ पर हम आते हैं स्टेज 3 के ऊपर, तो स्टेज 3 में क्या होता है, जहां आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है अगर वो 0 की तरफ आ रहा है तो क्या आप वहां पर ऑपरेट करना चाहोगे या नेगेटिव में आना चाहोगे, डेफिनेटली नहीं। तो प्रोड्यूसर्स ऑफ कोर्स स्टेज 3 में ऑपरेट नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पर आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो कम हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका 0 से नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ आपका जो आउटपुट है वो आपको अगर इंक्रीज करना है तो प्रोड्यूसर्स अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को रिड्यूस कर देते हैं। हाउएवर अगर स्टेज 3 की बात करें तो हायर कॉस्ट इनकर होती हैं और लेसर रेवेन्यू हमें मिल रहा है। ठीक है, हम ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और हमें जो यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हमारा कम होगा, तो हम ऑफ कोर्स इसे पसंद नहीं करेंगे। आगे समझ में, चलो अब रीजंस क्या है वेरिएबल प्रपोर्शन के। तो जो रीजंस हैं वो हमारे 3 फेजेस में हम लेकर चलेंगे कि क्या क्या हमारे रीजंस है फॉर वेरिएबल प्रपोर्शंस। पहला रीजन क्या होगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर हमें देखने के लिए मिलता है। तो जो ऑपरेशंस है हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये 3 की रीजंस से चलेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, मोर इफेक्टिव यूज ऑफ फिक्स फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम इनिशियल स्टेज में क्या देख रहे हैं कि भाई हमारे जो फिक्स फैक्टर्स अवेलेबल थे वो हमारे पास में अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, बेस्ट वे में हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, एंड इसी वजह से यहाँ पर जो हमारे फिक्स फैक्टर्स हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज ना करने की वजह से टोटल प्रोडक्ट हमारा अच्छा नहीं आ रहा था। अब हमने धीरे धीरे क्या करा, अब हमने धीरे धीरे यहाँ पर जब वेरिएबल फैक्टर्स को लाना शुरू किया, लेबर को लाना शुरू किया, तो लेबर अब यहाँ पर बेटर तरीके से इनको यूटिलाइज कर पा रही है।
एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं एज यहाँ पर अब उनको हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर उनको कंबाइन कर रहे हैं फिक्स फैक्टर के साथ में, और बेटर यूटिलाइजेशन कैसे होगा इनका, इनका स्पेशलाइजेशन बढ़ाएंगे और कॉपरेशन इनके बीच में अच्छे से होगा। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो फिक्स फैक्टर है अब वो आप इंडिविजिबल है, क्यों है, क्योंकि आप उससे ऑफकोर्स डिवाइड नहीं कर सकते। अब आप एक लैंड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेबर को नहीं बोलोगे ना कि पर्टिकुलर पीपल यहाँ पर काम करेंगे, पर्टिकुलर पीपल यहाँ पर काम करेंगे। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर जब भी कोई काम करोगे वो स्टेजेस में करोगे, प्रोसेसेस को आप स्टेज में कंप्लीट कर रहे हो। तो क्योंकि यहाँ पर स्टेजेस हैं आपकी, तो पहले एक स्टेज पर काम होगा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। तो इसीलिए हम इनको स्मॉलर पार्ट्स में ना डिवाइड कर क्या करते हैं, यहाँ पर बेटर वे में यूटिलाइजेशन करने के लिए हम एक बार में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे इंडिविजुअल फिक्स फैक्टर्स में, और एज लॉन्ग एज यहाँ पर जो आइडियल लेवल है हमारे वेरिएबल और फिक्स फैक्टर कॉम्बिनेशन की, जब तक वो हम अटेन नहीं कर देते तब तक हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आता है रीजंस क्या है कि भाई हमारे जो रिटर्न्स हैं वो डिक्रीज करने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो था फैक्टर्स का वो अचीव कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो मार्जिनल रिटर्न है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वेरिएबल फैक्टर के थ्रू, ये धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, क्योंकि हमने अपनी जो जमीन थी अब उसको फुल पोटेंशियल में यूज कर लिया। अब फुल पोटेंशियल में यूज करने के बाद आगे क्या करोगे, तो अगर कोई मशीन है और आप उसको फुल पोटेंशियल में यूज कर रहे हो, 4-5 लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो एक और लोग को अगर आप काम पर लगा दो, मतलब मान लो मेरी जो मशीन है अभी अपनी कैपेसिटी का 100% यहाँ पर प्रोडक्ट मुझे प्रोड्यूस कर दे रही है, और 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, है ना। तो 4 लोग यहाँ पर 25% कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, राइट, इसको प्रोड्यूस करने में। लेकिन अगर मैं 5 लोग को ऐड कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पर 20% ही यूटिलाइज कर पाऊंगी मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल फैक्टर को। इसीलिए यहाँ पर एक और पर्सन ऐड करने से मेरा टीपी तो इंक्रीज हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन हो सकता है मैं अब यहाँ पर एक और अपना ऐड कर दूं, लेकिन जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो मैं काम दूसरों से ले रही थी, अब वो 20% हो गया, ना कि वो यहाँ पर 25% जा रहा है। ओवर यूटिलाइजेशन हो जा रहा है रिसोर्सेज का। अब यहाँ पर हमने देखा लेबर इतना अच्छे से काम कर रही है, उनको ही हमने और ज्यादा काम करवाना शुरू कर दिया, या मशीन को हमने ओवर यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर क्या आएगा, फिक्स्ड और वेरिएबल परफेक्ट इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक मशीन को, ठीक है, आप ह्यूमन से रिप्लेस कर दो, तो एक सर्टेन आपका पॉइंट आता है जिसमें कि आप देखोगे कि अगर आप एक्स्ट्रा कैपिटल यूज कर ज्यादा लेबर हायर भी कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो आपको कॉमन है, जमीन तो उतना ही आपको यहाँ पर प्रोडक्शन दे सकती है, या मशीन उतना ही प्रोडक्शन दे सकती है जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। तो एक टाइम पर आपको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपकी जो कैपिटल आप यूज कर रहे हो और जो लेबर आपके पास है वो सेम प्रपोर्शन में नहीं रहकर एक दूसरे, बेसिकली क्या होगा, एक लेग यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा लेबर में, ठीक है। देन रीजंस फॉर नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव रिटर्न्स हमें आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, 3 मेजर रीजन से आएंगे। सबसे पहले तो फिक्स फैक्टर की अपनी लिमिटेशन है ना, इससे ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फिक्स्ड नेचर में आप इनको शॉर्ट रन में भी नहीं बढ़ा सकते हो। अगर आपको क्या कर सकते हो, 2 मशीन ही तो खरीद सकते हो। अब आज यहाँ पर एक मशीन काम कर रही थी, 2-3 लेबर लेकर आए, कल दूसरी एक और मशीन खरीद लाए, ऐसा तो नहीं होगा। आप लॉन्ग रन में लेकर आओगे, पूरा पैसा अपना इन्वेस्ट करोगे, चीजें करोगे। तो यहाँ पर अगर हमारा वेरिएबल फैक्टर बढ़ भी रहा है तो भी शॉर्ट रन में आप अपने फिक्स फैक्टर को नहीं बढ़ा सकते। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था, कम्युनिकेशन में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेप वाइन होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, रूमर्स होते हैं, तो लोगों के आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं। एंड अगर मान लो रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा ले आए, ये तो चलो लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा ले आए, अब आपके पास फिक्स्ड फैक्टर तो एक ही है, मशीन तो उतनी यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जूस की फैक्ट्री है, तो पेरिशेबल गुड्स है, बहुत ज्यादा लेकर भी आ गए फ्रूट्स, तो वो तो खराब होने लग जाएंगे, या फिर इन्वेंट्री में एक्स्ट्रा कॉस्ट चली जाएगी। तो यहाँ पर आपका टोटल आउटपुट जो है वो बढ़ नहीं रहा है, रेदर वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका नेगेटिव हो जाएगा।
अब यहाँ पर डिक्रीज इन एफिशिएंसी देखी जाएगी, तो जो बेनिफिट थे स्पेशलाइजेशन के और डिवीजन था हमारे लेबर का, वो भी डिमिनिश करने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें उतना फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हम बार बार अपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जा रहे हैं। 10 लोग की जगह 12 स्पेशलाइज लोग लेकर आ गए, ठीक है, लेकिन मशीन तो एक ही है, काम तो उतना ही होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं। ऐसे अपनी स्टडीज में भी ध्यान रखा करो, आपके पास दिन के 24 घंटे ही हैं, ठीक है। अब उस घंटे में कितने आप लेजर आवर्स रखने वाले हो, कितने आप स्टडी करने वाले हो, कितना आप घंटे कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये सारी चीजें मिलकर ही। और इवन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 18-18 घंटे पढ़ना शुरू करते हैं शुरू से ही। 4 दिन पढ़ पाओगे, बहुत अच्छे से पढ़ लोगे 4 दिन, 5वें दिन ना गिव अप कर दोगे। इसीलिए हमें कौन सा यहाँ पर ग्राफ यूज करना है अपनी स्टडीज में भी, वो आपका इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न्स होना चाहिए। आज आपने 1 घंटे से शुरुआत करी, कल 2 घंटे पढ़ोगे, धीरे धीरे इसको 5 घंटे फिर 7 घंटे लेकर जाओगे, और उतना ही पढ़ोगे जितना आपका ब्रेन हैंडल कर सकता है। रिवीजन भी इसीलिए यहाँ पर जरूरी होता है, ठीक है। चलो, तो इनएफिशिएंसीज हमारे वेरिएबल फैक्टर्स में आ जाती हैं, और जो कि एक अनदर एलिमेंट होता है, हमें नेगेटिव रिटर्न्स देने की तरफ हमें ले जाता है। तो शेप्स हमारे टोटल प्रोडक्ट की, एवरेज प्रोडक्ट की और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व की, वो कैसी बनेंगी अब ये देख लेते हैं। तो फेज 1 जो था प्रोडक्शन का, इसमें टीपी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने देखा था कि आपका कॉन्वेक्स जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इसके बाद में क्या होगा, आपका डिमिनिशिंग रेट में जाएगा, तो मैंने बताया था कॉनकेव बनता है, जिसमें कि आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में धीरे धीरे ये जो गिरता चला जाएगा कर्व, तो कुछ इस तरह से बनेगा। एक बार में तो चलो ठीक है, ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, और फिर एकदम ऐसे आ जाएगा, ठीक है, एकदम नीचे स्टीप लाइन बनने लग जाएगी। तो ये जो आपका कर्व है, ये थोड़ा सा एस शेप्ड कर्व बनता है। अब आ जाते हैं हमारे, पहले एक बार शेप ऑफ टीपी कर्व दिखा देती हूँ मैं पिछले ग्राफ से। ये आपके ग्राफ हैं। अब आ जाओ टीपी ग्राफ पर। तो टीपी ग्राफ कैसे, धीरे धीरे बढ़ रहा था, फिर बढ़ते बढ़ते कम होने लग जाएगा, है ना। एमपी कर्व कैसा है आपका, इस तरह से यहाँ पर जाएगा। चलो अब देख लेते हैं इसको भी। हाँ, तो शेप ऑफ एमपी कर्व में क्या हो रहा है, पहले ये इंक्रीज करेगा, कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, फिर ये पॉजिटिव ही रहेगा, और लेकिन एमपी जो है वो आपका डिक्रीज होने लगता है। मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा था ना, मार्जिनल प्रोडक्ट डिफरेंस था टीपी का, एंड ये आपका फिर क्या होगा, डाउनवर्ड आने लगेगा। और एक टाइम आता है कि ये जीरो टच करने के बाद नेगेटिव आ जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बिलो एक्स एक्सिस आ जाता है, और ये आपको इनवर्स यू शेप दिखेगा, ठीक। देन आता है शेप ऑफ आपका एवरेज प्रोडक्ट कर्व। तो इनिशियली एमपी बढ़ रहा था, एमपी बढ़ रहा था क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स थे, तो एपी भी आपका इंक्रीज हो रहा था, बट लेस देन एमपी, ठीक है। आपका एवरेज प्रोडक्ट हमेशा आपके मार्जिनल प्रोडक्ट से कम ही होगा। इसके बाद में एमपी आपका गिरने लग जाता है क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स थे। तो एमपी क्योंकि आपका एपी से बड़ा है, तो एपी आपका अभी भी बढ़ रहा है। जब आपका एमपी गिरने लग गया, तो भी आपका एपी नहीं गिर रहा है, एपी आपका अभी भी ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। फिर जैसे ही एमपी आपका जो है वो एपी से भी कम हो गया, ये मेरा एमपी का कर्व था, ये मेरे एपी के कर्व हैं। अब मान लो एपी का कर्व जो है वो मेरा बड़ा हो गया इस पॉइंट के बाद में, और एमपी मेरा छोटा रह गया, तो फिर मेरे पास में यहाँ पर डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा, फॉल देखने के लिए मिलेगा। तो एपी और एमपी के बीच में क्या है, जब तक एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से बड़ा है, तब तक मार्जिनल प्रोडक्ट अगर गिर भी रहा है तो भी एवरेज प्रोडक्ट ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही एमपी एपी के बराबर होगा, तो एपी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और एमपी जैसे ही एपी से छोटा होगा, तुरंत हमारा ग्राफ जो है वो गिरने लग जाएगा, ठीक है। टीपी और एपी में क्या होगा, टीपी बढ़ेगा, एपी बढ़ेगा, ठीक है। टीपी बढ़ेगा तो हमारा अगर डिमिनिशिंग रेट पर, तो एपी हमारा इंक्रीज होगा जब तक एमपी बढ़ रहा है, और फिर डिक्रीज हो जाएगा, एमपी से बड़ा है एपी, ठीक है। तो अब ये आपको याद हो गए होंगे तीनों का, रिलेशनशिप भी याद हो गई होगी। बहुत ज्यादा बोलूंगी ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, एक बार कोशिश करना, या तो खुद के नोट्स बना लो, या तो फिर अगर आपने कोर्सेज वगैरह परचेज कर रखे हैं तो वहां से आप जाकर इसको रीड कर लो एक बार नोट्स, ठीक है। यही सारी लाइंस हैं, बट डेफिनेटली टेक्निकल नॉलेज आपकी है, तो टेक्निकल लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, वरना आंसर्स में जब आपके क्वेश्चंस में ऑप्शन स्टेटमेंट्स होती हैं, वो आपको समझ नहीं आएंगी, चाहे कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर हो। एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज आई आस्क कि आप लोग मॉक्स लगाना भूलना मत। चलो अब आ जाते हैं हमारे नए कॉन्सेप्ट पर, आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट लाइंस। अब बचपन में आइसोमर्स पढ़े थे, आइसोटोप्स पढ़े थे, तो आइसो का मतलब क्या होता था, सेम होता था, राइट।
अब आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट में क्या होगा, तो यहाँ भी हम लोग इसी तरह की चीजें देखेंगे कि हमारे पास में जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशन हमें सेम आउटपुट देते हैं, मुझे नंबर ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सेम मिल रहा है, तो क्या कहलाएगा, आइसो क्वांट। और आइसो कॉस्ट क्या होगा, जब मेरे जो इनपुट्स हैं, ठीक है, वो मुझे जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सेम कॉस्ट पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इनपुट की बात करेंगे और यहाँ पर हम अपने आउटपुट की बात करेंगे, ये याद रहेगा। चलो, तो यहाँ पर अगर आइसो क्वांट की बात करेंगे तो एक इनडिफरेंस कर्व हमारे कंजम्पशन थ्योरी जैसा बनता है, और अगर हम आइसो कॉस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में जो कर्व बनता है वो एक बजट लाइन की तरह बनता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से इसको समझते हुए चलते हैं कि भाई आइसो कॉस्ट जो है वो होता क्या है और किस तरह से काम करता है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम प्रेजेंट कॉम्बिनेशन देखेंगे दो फैक्टर्स के, और एक फर्म जो परचेज कर रही है फॉर अ गिवन टोटल कॉस्ट, कॉस्ट सेम लग रही है, उस कॉस्ट में हमने दो अलग अलग कॉम्बिनेशन रखे, जैसे एक चॉकलेट, एक आइसक्रीम, या फिर ये दो आइसक्रीम, ठीक है, या फिर एक आइसक्रीम और दो चॉकलेट्स। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे तो 100 रुपीज ही है, उसी में मुझे खरीदना है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये यहाँ पर आपके टिपिकल प्रोडक्शन इनपुट कहलाते हैं, जैसे लेबर और कैपिटल, और कॉन्सेप्ट हमारा तो दो रिसोर्सेस विद यहाँ पर आपका फिक्स्ड बजट, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइसो कॉस्ट लाइन की, तो वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये आपकी क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ ये कैसा बनता है। अब यहाँ पर ना हम दो लाइंस लेकर चलते हैं, एक लेकर चलेंगे एक्स एक्सिस, एक लेकर चलेंगे वाई एक्सिस। तो ये ना लाइंस आपकी क्वांटिटी बताती हैं आपके दोनों फैक्टर्स की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर ही लेना है। वेरिएबल फैक्टर में दो टाइप्स लेंगे, एक फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिया लेबर, और दूसरा मैंने यहाँ पर ले लिया फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर मान लो अब मुझे लेबर चाहिए, तो लेबर मैं ज्यादा कब यूज करूंगी, जब लेबर सस्ते में मिल रही है, या रॉ मटेरियल कब ज्यादा यूज करूंगी, जब रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है। तो अपन ने क्या देखा, यहाँ पर स्लोप कभी भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, है ना। तो हमारे पास में रॉ मटेरियल का क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, और ये हमारा सेकेंड फैक्टर है। और रॉ मटेरियल सॉरी क्वांटिटी ऑफ लेबर हमारे पास अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा प्राइस ऑफ लेबर के लिए। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ पर अगर मुझे स्लोप निकालना है तो Q2 अपॉन Q1 निकालना होता, मुझे ये प्राइस के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, मैं इसे लिखूंगी Q1 का आपका आ जाएगा यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो P1, और ये आ गया आपका P2, ऑल्सो ये आपका नेगेटिव बनेगा, है ना। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि आपका यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि क्वांटिटी आपकी कम डिमांडेड होगी अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, है ना, एंड इसको हम यहाँ पर नेगेटिवली लेंगे। चलो, अब आ जाओ यहाँ पर। तो आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको एक फैक्टर की क्वांटिटी और वर्टिकल एक्सिस आपको दूसरे फैक्टर की क्वांटिटी दिखाएगा। स्लोप यहाँ पर क्या कर रहा है, एक आपका नेगेटिव रेशियो दिखा रहा है, किसका था, प्राइस ऑफ वन फैक्टर टू द प्राइस ऑफ अदर फैक्टर, राइट। तो इस तरीके से हमने इसको ड्राइव कर लिया, मैंने आपको डेरिवेशन भी समझा दिया है। अब आते हैं हायर बजट लाइन और हमारा नो प्रोडक्शन। देखो, ये हमारी आइसो कॉस्ट लाइन कुछ इस तरीके से है। ये लाइन बताती है कि यहाँ पर हर एक पॉइंट में मैं अंडर बेसिकली इन बजट काम कर रही हूँ जितना मेरा टोटल बजट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ काम करूंगी तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि मेरे पास उतना बजट नहीं है, उतना पैसा ही नहीं है जितना कि मैं यहाँ पर काम अपने लिए लेकर चल रही हूँ। अब देखते हैं इसकी थ्योरी में क्या लिखा है। तो जैसे हायर बजट है, तो हायर बजट का मतलब क्या होगा कि मेरे पास ज्यादा पैसा है, तो मेरी आइसो कॉस्ट लाइन जो होगी वो बाहर की तरफ जाएगी। बाहर की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि भाई मेरे पास पैसा है उतना कि मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपने लिए लेबर भी ले सकती हूँ, कैपिटल भी ले सकती हूँ, रॉ मटेरियल भी ले सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मेरे पास लोअर बजट है तो मेरी लाइन इन्वर्ट जाएगी, इसका मतलब वो जल्द से जल्द होराइजन टच कर लेगी, वो बोलेगी कि मेरा बजट कम है। प्रोडक्शन में यहाँ पर अगर हम बिलो या अबव द आइसो कॉस्ट लाइन है तो प्रोडक्शन फिजिबल नहीं होगा। बिलो में हमारे पास इंसफिशिएंट बजट और अबव में हमारे पास में यहाँ पर टोटल बजट से हम ज्यादा जा रहे हैं। तो आइसो कॉस्ट लाइन हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि भाई देखो हमें कितना ऐसा यहाँ पर बजट रहेगा जिसमें हम ऑप्टिमल प्रोडक्शन कर सकते हैं।
तो आइजो कॉस्ट लाइन अगर हम अनदर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आइजो क्वांट के साथ लेकर चलें, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है ऑफ फैक्टर्स टू अचीव अ डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। तो अब स्टार्ट करते हैं आइजो क्वांट के साथ में। तो आइजो क्वांट मैंने आपको क्या बताया था, आइजो क्वांट में हम ये देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो सेम रहना चाहिए, डिस्पाइट कि यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट फैक्टर्स हैं उनके हम अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे लेबर और कैपिटल ही लेना है, तो मैंने एक बार यहाँ पर लेबर लिया 2 यूनिट्स का और कैपिटल लिया 10 यूनिट्स का। एक बार मैंने लेबर लिया 6 यूनिट्स का, कैपिटल लिया 4 यूनिट्स का। एक बार 4 यूनिट्स का लेबर और 6 यूनिट्स का कैपिटल लिया। एक बार यही हमारा 3 और 8 कर दिया। लेकिन इन सब कॉम्बिनेशंस में क्या होगा, मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो हर बार सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 100 यूनिट्स बन रही है फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये कहलाएगा आइसो क्वांट। तो आइसोक्वांट एक ऐसा कर्व है जो कि हमारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखाता है दो फैक्टर इनपुट्स के, जो हम यूज कर कर एक कांस्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन इनपुट्स हैं जैसे लेबर और कैपिटल, ये हमारे पास में टिपिकली क्या हो रहे हैं, ये चलेंगे एंड यहाँ पर हम इनपुट फैक्टर्स को लेकर चलेंगे और जो कॉन्सेप्ट है वो केवल दो रिसोर्सेज पर लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई शेप कैसी बनती है आइसोक्वांट की। तो आइसोक्वांट की शेप जो बनेगी कुछ इस तरीके से आपकी बनती है, इट्स नॉट इवन एल, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से होगी। तो ये आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्वेक्स है, और जो कॉन्सेप्ट है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का है कि अगर यहाँ पर एक फर्म क्या कर रही है, किसी एक फैक्टर को ज्यादा यूज कर रही है और किसी एक फैक्टर को कम यूज कर रही है या फिर कांस्टेंट लेकर चल रही है, तो एडिशनल आउटपुट हमें अगर गेन होगा ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, तो वो हमारा कम हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, लेबर यहाँ पर अपनी जो है उसे तो मैं बढ़ाते जा रही हूँ, लेकिन कैपिटल अगर कांस्टेंट रख रही हूँ, तो एक टाइम पर तो चलो ठीक है लेबर मुझे आउटपुट दे रही है, लेकिन धीरे धीरे ये जो मेरा टोटल आउटपुट है ये कम होने लग जाएगा, राइट। एंड हायर आउटपुट की बात करें तो अगर हम यहाँ पर आइसोक्वांट जो है फर्दर अवे है फ्रॉम द होराइजन, इसका मतलब क्या है, देखो ये जो लाइन थी ये यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गैप बना रही है होराइजन से, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है। तो मल्टीपल आइसोक्वांट्स अगर हमारे एक ग्राफ पर हैं, तो ये हमें अलग अलग आउटपुट लेवल्स बताएंगे, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, आइसोक्वांट्स बताएंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है। इसके अलावा इंटरसेक्शन की बात करें तो हमने क्या देखा कि ना तो ये एक्स एक्सिस ना ये वाई एक्सिस कहीं भी आपकी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। तो अगर हमें एक स्पेसिफिक आउटपुट लेवल अचीव करना है, तो फर्म केवल दो कॉम्बिनेशन ही यहाँ पर यूज, कुछ ही कॉम्बिनेशन यूज कर सकती है जो कि करस्पॉन्डिंग आइसो क्वांट कर्व पर दे रखे होते हैं। तो आइसो क्वांट्स को समझने के लिए हमें समझना होगा कि फर्म्स जो हैं वो अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को किस तरह से लेकर चल रही हैं। तो यहाँ पर हमें एफिशिएंट प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि भाई मुझे एग्जैक्टली कितना कैपिटल और कितना लेबर चाहिए कि मैं यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट्स ऑन द आइसो क्वांट कर्व हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बताएंगे कि किस तरीके से हम डिजायर्ड आउटपुट लेवल्स को अचीव करें। सब्स्टिट्यूट फैक्टर्स यहाँ पर, तो जो डाउनवर्ड स्लोप था हमारे आइसोक्वांट का, ये इंडिकेट करता है कि एक फैक्टर यहाँ पर जो है वो आपका सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है दूसरे के साथ में एक एक्सटेंट तक, जैसे 2-10 था, है ना, फिर हम 8-3 या फिर 3-8 ले जाएं, तो यहाँ पर कोई एक फैक्टर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर अपना सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो वो जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, ऑन द स्पेसिफिक आइसोक्वांट एंड रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द फैक्टर, ठीक है। देन आता है प्लान प्रोडक्शन। तो आइसोक्वांट्स जो होते हैं अलोंग विद आइसो कॉस्ट लाइंस, ये हमें यहाँ पर फर्म्स को हेल्प कर रहे हैं कि मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे ढूंढे जिसमें कि हम एक डिजायर्ड आउटपुट लेवल अचीव कर पाएंगे। तो ये बन गई मेरी आइसो क्वांट लेवल्स, और ये सॉरी आइसो क्वांट लेवल्स, और ये बन गई मेरी आइसो कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेकर चलेंगे, हमारे अलग अलग दो क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स इनपुट 1 एंड इनपुट 2, और फिर आइसो क्वांट्स हमें क्या बताएंगी कि कब हम कांस्टेंट फैक्ट यहाँ पर आउटपुट लेकर चल रहे हैं, तो हमारे पास में क्या रेशियो होना चाहिए क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का। आइसो कॉस्ट हमें बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। आगे समझ में, चलो अब आ जाते हैं नए कॉन्सेप्ट पर, दैट इज रिवेन्यू। अब रिवेन्यू क्या होता है, जब कोई भी बिजनेस कोर ऑपरेशन से अपने पैसा कमा रहा है,
तो वो आएगा उसके रेवेन्यू में। तो सेल्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, तो मार्केट वैल्यू जो आउटपुट का है वो हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। जैसे मैंने 10 लाख रुपए का सामान बेच दिया, तो ये 10 लाख रुपीस मेरे रेवेन्यू है। या रेवेन्यू मेरा प्रॉफिट है? नहीं। प्रॉफिट कैसे निकालूंगी कि 10 लाख का जो सामान बेचा है वो खरीदा कितने में था, मान लो 8 लाख में खरीदा, तो 2 लाख मेरे यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आ गया इतना समझ में? अब हम आगे देखते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, जो टोटल रेवेन्यू आपका पर यूनिट ऑफ आउटपुट है। मैंने 10 यूनिट्स बेची और 10 लाख रुपए यहाँ पर टोटल बनाए, तो मुझे यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कितना हुआ, 1 लाख का हुआ। सिंस मेरा जो टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पर कैसे बन रहा है, P इंटू क्यू बन रहा है। और एवरेज रिटर्न मेरा कितना बनेगा यहाँ पर, फिर एवरेज रेवेन्यू, टीआर क्या था, P इंटू क्यू अपॉन क्यू, तो मेरा P जो है वो यहाँ पर क्या है, AR कहलाएगा। तो हमेशा एवरेज रिटर्न्स आपके प्राइस होंगे। मतलब मैंने 1 लाख की 1 यूनिट बेची होगी, तभी तो मेरे पास में यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मेरे पास में सॉरी मैंने कितना बताया था, 10 लाख का मैंने यहाँ पर अपना 1 लाख यूनिट्स बेची है ना, तो हर एक में यूनिट मेरी 10-10 लाख रुपए की हो गई। तो ये जो 10 लाख है ये मेरे लिए क्या बन गया, एवरेज रेवेन्यू बन गया। मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये क्या है, एडिशन ऑफ टोटल रेवेन्यू, जब कोई एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट हमने ऐड करा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन में जो टोटल रेवेन्यू में चेंजेस आए, वो मुझे क्या बताते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू बताते हैं। अब रिलेशनशिप हमारी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की किस तरह से होती है वो समझते हैं। तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू आपका कब गिरेगा, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू किससे कम है, आपके टोटल रेवेन्यू से। अगर मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू से आपका ज्यादा, सॉरी एवरेज रेवेन्यू से आपका ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, चाहे आपका मार्जिनल रेवेन्यू गिर रहा हो, ठीक है। जब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा उस टाइम पर आपका एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो वही टोटल कॉस्ट वाला जो हमने अभी पढ़ा था ना, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्शन, ये वही सेम रिलेशनशिप है। अब आ जाओ शेप्स आपके रेवेन्यू कर्व की किस तरीके से बनती हैं। तो टोटल रेवेन्यू कर्व के लिए हम क्या देखेंगे कि जब आपका आउटपुट 0 है तो आपका टोटल रेवेन्यू भी 0 होगा। अगर मेरा आउटपुट 0 है, टोटल रेवेन्यू 0 है, तो टोटल रेवेन्यू कर्व मेरा होराइजन से शुरू होगा, है ना। और यहाँ पर क्योंकि फर्म जो है वो ज्यादा क्वांटिटीज आउटपुट के बेच रही है सेम प्राइस पर, तो टीआर मेरा कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा एंड यहाँ पर ये एक अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन कर्व बनाएगी। अगर बात करें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की, तो यहाँ पर क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, तो एवरेज रेवेन्यू भी आपका कांस्टेंट रहेगा जब हम ज्यादा क्वांटिटीज बेच रहे हैं। अब एवरेज और मार्जिनल रिलेशन रेवेन्यू का जो रिलेशनशिप है, जब एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होगा तो एमआर एआर के बराबर होगा। हमारे पास में कुछ इसी तरीके से बनता है ना, मार्जिनल रेवेन्यू और आपका एवरेज रेवेन्यू। तो जैसे ही आपका मार्जिन, एक सेकेंड ये गलत हो गया, जैसे ही आपका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होता है ये गिरने लग जाता है ना। मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या है, कम है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में एवरेज रेवेन्यू फॉल कर जाएगा। तो क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, एआर आपका एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब एमआर एआर के बराबर है तो एमआर कोइंसाइड करेगा एआर के साथ में, और एआर कर्व जो है वो आपका डिमांड कर्व या फिर प्राइस लाइन कहलाएगा। तो जब यहाँ पर कोई फर्म है अगर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ज्यादा बेच रही है और अपने प्राइसेस को कम कर रही है, तो टोटल रेवेन्यू कर्व देखो, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस तो मेरे गिर गए, जैसे जैसे यहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू जो है, ठीक है, वो आपका क्या हो रहा है, सॉरी एमआर जो है आपका नेगेटिव हो रहा है, तो टीआर आपका गिरेगा, है ना। और फिर यहाँ पर टीआर कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब एवरेज कर्व और मार्जिनल कर्व की बात करें, तो जैसे जैसे प्राइस गिरते जाते हैं एआर जो है वो आपका गिर रहा है, जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ रही है। अगर हम एआर एमआर का रिलेशनशिप देखें, तो एआर आपका कब गिरता है, जब वो आपका एमआर से यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में प्राइसेस गिर रहे हैं जब ज्यादा आउटपुट बिकेगा, और एआर कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, ठीक है।
और एमआर कर्व भी आपका यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा। तो एक फर्म कब ज्यादा क्वांटिटी आउटपुट की बेच सकती है हायर प्राइसेस पर, जब टीआर बढ़ रहा है इंक्रीज रेट पर। और क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो एआर भी बढ़ेगा, एआर बढ़ेगा तो यहाँ पर एआर एमआर रिलेशनशिप में एआर कब तक बढ़ रहा है, जब तक एमआर एआर से बड़ा है। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास में एक कर्व बना, टोटल रिवेन्यू कर्व, एक लेवल तक बढ़ रहा है फिर नीचे गिरेगा। अगर मार्जिनल रिवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रिवेन्यू हमारा क्या है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं एवरेज रिवेन्यू की, कि भाई मेरे एवरेज रिवेन्यू के साथ में यहाँ पर क्या हुआ है, तो उसको समझने के लिए मुझे क्या समझना होगा कि एवरेज रिवेन्यू हमेशा किस पर डिपेंडेंट है, मार्जिनल रिवेन्यू पर। तो मार्जिनल रिवेन्यू ज्यादा है तो एवरेज रिवेन्यू बढ़ेगा, मार्जिनल रिवेन्यू कम है तो एवरेज रिवेन्यू गिर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में ये ग्राफ बन जाते हैं, और अगर आपको ग्राफ में स्लोप निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोर्सेज अगर आप खरीदना चाहते हो, अगर आप पीडीएफ चाहते हो इस लेक्चर की, तो वो आपको हमारे पेड कोर्सेज में मिलेगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।